क्लास 7th का सब्जेक्ट है साइंस और पाठ नंबर 1। और यहाँ पाठ नंबर 1 में बोल रहा है कि पौधे में पोषण, यानी कि पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण किस तरीके से होता है इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि किस तरह पौधे पोषण करते हैं। पोषण का मतलब जो पौधे में जो पोषण का मतलब जो होता है, यानी कि पौधे जो भोजन करते हैं वो किस प्रकार से भोजन करते हैं। यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो दुनिया में जितना भी प्राणी है, जितना भी सजीव है जो सांस लेते हैं वो भोजन तो करते ही हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग भी भोजन करते हैं और हम लोग अपना मुंह से करते हैं। लेकिन जो पौधा होता है, पौधा में तो मुंह तो होता नहीं है, इसलिए वो कैसे भोजन करता है यही हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो यहाँ पर लिखा है कि क्या सभी प्राणी सॉरी क्या सभी जीवित प्राणियों को विविध गतिविधियों जैसे शरीर की वृद्धि, शरीर के टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थ की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो हाँ, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई भी प्राणी अगर भोजन करेंगे नहीं तो ना ही उनका शरीर में वृद्धि होगा और ना ही उनका जो टूटा फूटी जो अंग है वो उसकी जो कोशिकाएं हैं वो मरम्मत कर पाएंगे। मरम्मत का मतलब ठीक करना है। और जैविक प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ की आपूर्ति भी होती है। जो हमारे शरीर में जो पदार्थ जो यानी कि जिस भी चीज़ की जो कमी होती है वो हमारे शरीर को पूरा करती है। यानी कि वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, और टूटी फूटी अंग यानी कि जो कहीं अगर ब्लेड वगैरह से कट जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ की जो कोशिकाएं होते हैं वो उस कटी हुई चीज़ को क्या करते हैं, जुड़ने का यानी कि ठीक करने का कार्य करती है। और मरम्मत का मतलब अब लोग समझ गए होंगे। मरम्मत का मतलब होता है ठीक करना। जिस तरह घर वगैरह मरम्मत किया जाता है उसी तरह हम लोगों का शरीर में भी मरम्मत होता है। कहीं भी अगर हम लोग कट जाते हैं तो उस स्थान का मरम्मत हो जाता है और वो ये कोशिकाएं करते हैं। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए भोजन ज़रूरी है सभी प्राणियों के लिए। उसकी बात है कि देखो, भोजन से हम लोगों को एक तो ऊर्जा भी मिलता है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, जिसकी वजह से हम लोग दौड़ पाते हैं, इधर उधर खेल पाते हैं, किसी भी काम को कार्य कर पाते हैं। यही यानी कि ऊर्जा वही होता है। और ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर को। यह ऊर्जा उन्हें कैसे प्राप्त होती है? हम लोग तो जैसे भी खाते हैं तो खाने से हम लोग को ऊर्जा मिल जाता है। खाना खाते हैं, कुछ भी चीज़ खाते हैं, अच्छा चीज़ अगर मान लो खाते हैं तो उससे हम लोगों को ऊर्जा मिलता है। लेकिन पौधा तो एक ही जगह पर खड़ा रहता है और उसको कैसे मिलेगा? तो तो उसको इस तो आगे जानते हैं। तो यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। और ये जो ऊर्जा मिलता है ना, ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलता है, ये भोजन करेंगे तभी मिलेगा। भोजन नहीं करेंगे तो मिलेगा ही नहीं। नहीं तो बीमार आदमी जैसा पड़ा हुआ मिलेगा एक कोना में, और यानी नहीं तो बेड में सोया हुआ मिलेगा। अगर नहीं भोजन करेगा तो वो तो इसका अर्थ यह हुआ कि पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो हाँ, यानी कि जो पौधे होते हैं तो पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने पिछली कक्षा में अपने भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से किया होगा। इनकी भोजन के जो अलग अलग घटक होते हैं, किसमें विटामिन होते हैं, किसमें प्रोटीन होते हैं, यही सब यानी कि वो जो पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि पोषक तत्व किसे का देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। आप लोग नोट कीजिएगा कॉपी में कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो आप लोगों का आंसर बनेगा कि भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण को पोषक तत्व कहते हैं। तो ये आप लोग नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा कि भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज को पोषक तत्व कहते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट हम लोग को आलू से मिलता है, प्रोटीन दूध से मिलता है, और जो वसा होता है वो तेल से मिलता है या मीट से मिलता है या मछली से मिलता है, और विटामिन फल से मिलता है, और जो खनिज लवण होता है ये सब भी उन्हीं से मिलता है। तो अब लोग नोट कीजिएगा ये चीज़। उसके बाद है कि हमारे शरीर के विभिन्न कार्य के लिए आवश्यक है। और ये जो
पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण जो है हम लोगों का जो शरीर के जो कार्य है वो अलग अलग कार्य के आवश्यक होते हैं। यानी कि इसके बाद आगे लिखा है कि सोचिए पौधों के लिए भोजन कौन बनाता होगा। जो पौधा है उसके लिए भोजन कौन बनाता होगा। वो तो एक ही जगह पर खड़ा रहता है, एक जगह से इधर उधर तो हिल डुल नहीं सकता है। जैसे हम लोग तो किचन होता है हम लोगों का, और इधर इधर उधर से लेके आते हैं सब्जी और हम लोग किचन में लाके बना लेते हैं। लेकिन पौधे के लिए कौन बनाता होगा, ज़रा सोचिए। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक ही जगह पर खड़ा रहेगा और सब कुछ बना देगा। जैसे कि चलिए आगे आगे जानने का हम लोग प्रयास करते हैं आगे में, कि पौधे में ऐसा क्या है जिससे वे अपना भोजन स्वयं बनाने बनाने को संश्लेषित बोल देंगे, साइंस की भाषा में संश्लेषित करने में सक्षम है। कि भोजन बनाने मतलब हम लोग हिंदी में हो क्या, साइंस की भाषा में अगर बोल सकते हैं संश्लेषित करना सक्षम है। पौधे में ऐसा क्या पाया जाता है जो पौधे अपना भोजन खुद से बना लेता है, तो यही जानने का प्रयास करेंगे आगे। तो देखिएगा आप लोग, आगे लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण पौधे में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम होता है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, देखो कोई भी पौधा हो उसको अपना भोजन प्राप्त करने के लिए उसको सबसे क्या चाहिए, पौधे पौधे मान के चलो जो पौधा होता है, और पौधे ज़मीन के नीचे जड़े होते हैं, जड़, और उस जड़ ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक रह जाता है। और उस जड़ से होते हुए पौधे को क्या मिलेगा कि खनिज लवण मिल जाएगा मिट्टी के अंदर से, और ज़मीन के अंदर से मिल जाएगा उनको पानी मिल जाएगा। और जो वायुमंडल है, जो हमारे जो चारों ओर का जो आवरण है वही वायुमंडल होता है। और वहाँ से उनको क्या मिलेगा, वहाँ से उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, और जो सूर्य के जो प्रकाश से सूर्य की रोशनी मिल जाएगा। और इन पांचों चीज़ मिलने के बाद वो अपना भोजन बना लेता है। जैसे एक पौधा है, ये मान के चलो एक पौधा है, यहीं पर बुक में चीज़ लेते हैं आप लोगों के लिए, और ये उसका ज़मीन है, इधर जड़ें होंगे और ये इसका शाखाएँ होंगे। तो नीचे से तो मिलेगा, इनको नीचे से मिलेगा पानी मिल जाएगा, और यहीं से मिलेगा इनको खनिज लवण भी मिल जाएगा। और इधर जो ज़मीन के ऊपर जो है, वो ज़मीन के ऊपर में जितना भी आसपास की जो आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल में अनेक गैस होता है, और उन अनेक गैसों में से एक गैस वो ग्रहण कर लेता है, जो होता है CO2 लेता है, CO2 ग्रहण कर लेता है। और जो सूर्य के प्रकाश लेता है। तो इन्हीं सब मिल के ये अपना भोजन बना लेता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं, सूर्य का प्रकाश, फिर खनिज लवण और पानी मिला के इसको, ये जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार कर लेता है। और जो पौधे में जो भोजन बनता है वो पत्तियों में बनता है। और जो पौधे होते हैं, पौधे की जो पत्तियां होता है, तो इनको पौधे की पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो आप लोग नोट कीजिएगा कि जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधे में खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ होते हैं। तो पौधे में खाद्य फैक्ट्रियाँ जो होती हैं वो पत्तियों में होते हैं, क्योंकि बनता कहाँ पर है पौधे में खाना, पत्ती पर बनता है, इसलिए पत्ती को बोलते हैं खाद्य फैक्ट्री। तो आप लोग ये चीज़ नोट कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं कि पौधों की हरी पत्तियों में कुछ पदार्थ ऐसा होते हैं जो भोजन बनाने में सहायता करते हैं। तो पौधे की पत्तियों में कुछ ऐसा पदार्थ भी पाया जाता है जो भोजन बनाने में उसको मदद मिलता है। तो मदद मिलता है, जैसे कि मिल जाता है क्लोरोप्लास्ट मिलता है पौधे की पत्तियों में, जो क्लोरोफिल जो होता है। तो भोजन का उत्पादन को संश्लेषित बोलेंगे। देखो, उत्पादन का मतलब बनाना, संश्लेषण का मतलब भी बनाना होता है। हरी पत्तियों में होता है, और ये जो हरी पत्तियों में पाया जाता है, तो इसलिए इसे भोजन उत्पादन का खाद्य कारखाना या खाद्य कारखाना भी बोलेंगे। वही जो अभी थोड़ा देर पहले हम बोले वही चीज़ लिखा हुआ है कि इसीलिए भोजन उत्पादन यानी कि भोजन बनाने का कारखाना या खाद्य कारखाना भी
बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पत्तियों को बोला जाता है, क्योंकि पत्ती में बनता है भोजन, इसीलिए पत्ती को बोला जाता है भोजन उत्पादन का कारखाना बोला जाता है, नहीं तो नहीं मतलब या खाद्य कारखाना बोला जाता है। तो आप लोग ये चीज़ नोट कीजिएगा। तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो आगे में लिखा है कि देखो यहाँ पर पौधों की हरी पत्तियों में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नामक एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। जो पौधे की जो पत्तियाँ होते हैं उनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का संरचना होता है। जो इसे क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है। जो क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का जो एक वर्णक रहता है जिसे पूर्णहरित कहते हैं, यानी कि पूर्णहरित नहीं है, पर्णहरित कहलाता है। यह सिर्फ पौधे में पाया जाता है। ये सिर्फ पौधे में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पौधे हैं, पौधे में क्यों पाया जाता है? पौधे में इसलिए पाया जाता है क्योंकि पौधे अपना भोजन एक ही जगह पर खड़ा होकर बनाना पड़ता है पौधे को, इसलिए जो पौधे की हरी पत्तियों में ये चीज़ पाया जाता है। और ये चीज़ क्या करते हैं? भोजन बनाने में इनको मदद मिलता है पौधे को। तो आगे यहाँ पर क्रियाकलाप दिया है, तो क्रियाकलाप आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। हम क्रियाकलाप नहीं बता रहे हैं, हम सीधा मेन पॉइंट हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ होगा। देखो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पूर्ण हरित यहाँ जो दिया हुआ है, देखो ये पूर्ण हरित जूम करके दिया हुआ किस तरह है, इस तरह दिखती है। जूम करके पौधे की पत्तियाँ में जूम करके दिखाया हुआ है। तो आप लोग ये यहाँ वाला क्रियाकलाप खुद से पढ़ लीजिएगा, हम क्रियाकलाप नहीं पढ़ रहे हैं। तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो आप लोग देखिए आगे लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। ये चीज़ आप लोग नोट कीजिए कॉपी में कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सो कच्चे पदार्थ होते हैं वो क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोफिल है, जो वर्णक जो पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ नोट कीजिए, ये चीज़ होता है जो क्लोरोफिल या वर्णक होता है पौधे की पत्तियों में। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होता है, हमारे चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, और वही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और उसके बाद जल एवं खनिज जो मिट्टी से मिलता है पौधे के, यानी कि जड़ द्वारा, यानी कि जड़ से आशोषित करते हैं, खींचते हैं जमीन की मिट्टी में से। उसके बाद सूर्य का प्रकाश, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, थोड़ा देर पहले अभी हम बताएं वही चीज़ें। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ जो होते हैं, एक क्लोरोफिल या वर्णक, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण और सूर्य का प्रकाश, यानी कि इन सब चीज़ों से पौधे अपना भोजन तैयार कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा। उसके बाद आगे है कि हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रक्रम की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि आप लोग और एक चीज़ नोट कीजिएगा एकदम, और इम्पोर्टेंट करके रखिएगा। देखो क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद है कि इस क्रिया में मुख्यतः ग्लूकोज जो एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, जो इस जो क्रिया में होता है, इस जो क्रिया में मुख्यतः ग्लूकोज होता है, और फिर जो सो कार्बोहाइड्रेट और शर्करा बनाता है। यानी कि जो क्रिया होने के बाद ये उत्पादन होता है। देखो इसमें इस क्रिया में जो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल जो है ये क्या है, अभिकारक है, और जो बना क्या है, ग्लूकोज बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है, और शर्करा ये क्या है, उत्पाद है। तो समीकरण दिया हुआ होगा, इस समीकरण में आप लोगों को समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है फिर कि प्रकाश संश्लेषण को समीकरण द्वारा दर्शाना है। तो ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, हम आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सूर्य के प्रकाश में किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण द्वारा दिखाया गया है।
तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा कि देखिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, वायु में से मिला है, जल मिट्टी से। फिर ये जो एरो लगाया गया है यहाँ पर, एरो जो लगाया गया है वहाँ सूर्य का प्रकाश मिला है। और फिर क्लोरोफिल भी, क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद देखो कितना चीज़ जुड़ रहा है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है यहाँ प्लस है, फिर जल है, फिर सूर्य के प्रकाश है, फिर क्लोरोफिल है। तो 1 2 3 4 चीज़ मिल रहा है। और 4 चीज़ मिलने के बाद उत्पादन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है पौधे में संचित भोज्य पदार्थ, यानी कि जो पौधे में जो भोजन जो होते हैं वही बोलेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन है वायुमंडल में मुक्त, यानी कि जो हमारे जो वायुमंडल में जो गैस जो मुक्त होते हैं वो ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं और हम लोग सांस ले लेते हैं वही ऑक्सीजन को, ठीक है। जो सूत्र जो दिया गया है यहाँ पर सूत्र है 6CO2 प्लस 12H2O, यानी कि H2O जल होता है। और ये जो CO2 है ना, तो इसका और इधर में जो 6 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि 6 गो कार्बन है और 12 गो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पर 12 गो यहाँ पर 12 गो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। और H2 यहाँ पर हो जाएगा 24 गो। तो सेम टू सेम इधर भी 24 गो होगा। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो इधर जितना चीज़ जुड़ रहा है उतना ही चीज़ इधर बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इधर में कितना कार्बन था, देखो 6 गो कार्बन था। तो देखो यहाँ इधर भी 6 गो कार्बन होगा। देखो यहाँ पर 6 है और कहीं कुछ है, 6 कार्बन में नहीं है। देखो यहाँ पर देखो कि इधर यहाँ पर कितना हो गया है कि 6 दूनी 12, ये गुना हो जाएगा यहाँ पर 6 दूनी 12, यानी कि 12 ऑक्सीजन होगा। 12 ऑक्सीजन और यहाँ पर एक कितना हो गया 13, तो इधर में भी उतना ही होगा। 6 दूनी 12, 12 12 12 12 और 6 कितना हुआ, 12 6 18 18 18 और यहाँ पर 6, 18 6 24 हो गया। इधर इधर 24 हो गया। अब हम यहाँ पर निकालें 12, और देखो ये जो 12 है वो यहाँ मिला है फिर ऑक्सीजन को, तो 12 और 12 24, तो इधर 24 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इधर भी 24 ऑक्सीजन। तो सेम सेम यहाँ पर दोनों साइड उत्पाद बना है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर इससे कुछ मदद मिला हो तो वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकूं। जितना आप लोग कमेंट करेंगे उतना मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। क्लास 7 से होते हुए क्लास 10th तक के साइंस में, अगर साइंस में, ठीक है। तो थैंक यू।